हेलो स्टूडेंट, फ्रॉग क्लास एम्फीबिया का मेंबर। आज हम लोग इसको कंप्लीट देखते हैं। अगर हम इस फ्रॉग की बात करें तो बेटा फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है, इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हम लोगों ने फाइलम कार्डेटा देखा था। बेटा कार्डेटा एक ऐसा फाइलम था जिसमें कुछ बेसिक फीचर पाए जाते हैं, कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं, जैसे नर्व कार्ड पाई जाती है, नोटोकार्ड पाई जाती है, फेरिंक्स में गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, हार्ट वेंट्रल साइड में होता है। ये सारे फीचर कार्डेटा के थे। कार्डेटा को आसानी से पढ़ने के लिए हमने इसके 3 ग्रुप किए। एक था प्रोटोकार्डेटा, एक था सिफेलोकार्डेटा, एक था वर्टिब्रेटा। और याद रखो वर्टिब्रेटा ऐसे एनिमल्स थे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई गई। साथ साथ में वर्टिब्रेटा को पढ़ा था तो इसके 2 ग्रुप किए, एक जबड़े वाले एनिमल जिनको ग्नैथोस्टोमेटा बोला, जिनमें जबड़ा नहीं था उनको एग्नैथा बोला। जिनमें जबड़ा था उनके हमने 2 सुपर क्लास किए। एक था पाइसेस, दूसरा था टेट्रापोडा। बेटा पाइसेस के 2 क्लास थे, एक क्लास में कार्टिलेजिनस फिश आती थी, एक क्लास में बोनी फिश आती थी। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा था इसके 4 क्लासेस थे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। ये जो क्लास एम्फीबिया है ये उसी का मेंबर है। तो आपसे पूछा जाए इसका फाइलम क्या है, आप तुरंत बताएंगे फाइलम कार्डेटा है। क्या है? फाइलम कार्डेटा। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास एम्फीबिया है। अच्छा, एम्फीबिया देखो इसका मतलब क्या है। ये एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जो एनिमल जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब एक्वाटिक लाइफ भी जी सकते हैं और साथ साथ में टेरेस्ट्रियल जीवन भी जी सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एम्फीबिया। अच्छा ध्यान देना, अगर हम फ्रॉग की बात करें बेटा, इंडियन मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग कौन सा है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग। अगर फ्रॉग की बात करें, अच्छा बताओ बेटा फ्रॉग की बॉडी वार्म ब्लडेड होगी या कोल्ड ब्लडेड होगी? अरे भाई कोल्ड ब्लडेड। ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाहरी टेम्परेचर के आधार पर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर बाहर ठंडा हुआ तो अंदर ठंडे हो जाएंगे, बाहर गर्म हुआ तो अंदर गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये एनिमल कैसे हैं? ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड हैं। बेटा इन्हीं को हम लोग पोइक्लियोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोइक्लियोथर्मल बोलते हैं। तो यही भी बताते हैं जब बेटा बाहर सर्दी होती है, विंटर सीजन आता है, तो ये क्या करता है प्राण बचाने के लिए, अगर बाहर ठंडा है तो अंदर ठंडा हो जाएगा, अगर अंदर ठंडा हो गया तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर पे अच्छा काम करती है, क्योंकि एंजाइमेटिक होती है। और लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल पाएंगी, इसलिए प्राण बचाने के लिए ये ज़मीन के अंदर बैठ जाता है। इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं, समर सीजन आता है, तो बेटा समर सीजन में क्या करता है ये एस्टिवेशन करता है। क्लियर? अच्छा, जब ये ज़मीन के अंदर छुपता है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन करता है, तो बेटा यही पे बता दें उस समय फ्रॉग खाना नहीं खाता है। और तो फिर फ्रॉग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कहते हैं फ्रॉग के शरीर में फैट बॉडीज पाई जाती हैं, और ये फैट बॉडीज जो होती हैं ये फूड को स्टोर कर लेती हैं। किसको स्टोर करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं। और जब ये अपनी इनएक्टिव स्टेज या पैसिव स्टेज या स्लीपिंग स्टेज में जाता है तो उस समय फैट बॉडी से ही भोजन को यूज करता है। ये रिजर्व फूड यहाँ पे स्टोर हो जाता है। क्लियर? और जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करता है उस समय सांस कैसे लेता है? उस समय त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। आपको बताएंगे जब ये हाइबरनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, तो रेस्पायरेशन जो होता है ये स्किन के द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है। क्लियर? इसके अलावा देखा जाए, अगर फ्रॉग आप देखिए कभी बरसात का सीजन जब होता है तो फ्रॉग आपको जहाँ पानी भरा होता है वहाँ मिल जाता है, क्योंकि बरसात के समय इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शनल हो जाते हैं। और याद रखना जिस समय आप बरसात के सीजन में इनको देखें तो इनकी त्वचा का रंग, जो स्किन का रंग है वो चेंज हो जाता है बाहरी वातावरण के आधार पे। अगर बाहरी परिवेश के आधार पर अगर कोई शत्रु, जैसे मान लो अगर मेढक को किसी शत्रु ने, उसके एनिमी ने, इसके प्रेडेटर ने इसको पहचान लिया तो मारा जाएगा। ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज क्या होता है? जैसा बाहरी वातावरण का रंग है वैसे ही अपनी त्वचा का रंग कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो याद रखना ये जो है ये कैमोफ्लेज कर लेता है, स्किन कलर चेंज कर लेता है, स्किन कलर को चेंज कर लेता है बाहरी वातावरण के आधार पर। इसी को मिमिक्री कहते हैं। एनसीईआरटी में इसको मिमिक्री बोला गया है, लेकिन कैमोफ्लेज और मिमिक्री में डिफरेंस है, इसको बताएंगे इकोलॉजी में।
ठीक है। साथ साथ में अगर इस फ्रॉक की, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसकी बाहरी रचना देखेंगे, बाहरी स्ट्रक्चर देखेंगे, बाहरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो चलो देखते हैं बेटा, जो फ्रॉक है, अगर फ्रॉक बैठा हुआ हो, आपके बुकलेट में फ्रॉक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेटा इसका ऊपरी हिस्सा है जो आपको दिखाई देता है वो डॉर्सल साइड है। क्या है? डॉर्सल साइड। जैसे पीठ वाला साइड कौन सा है? डॉर्सल साइड। बेली वाला साइड कौन सा है? वेंट्रल साइड। तो अगर हम फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी देखें और इसका डॉर्सल साइड देखें, डॉर्सल साइड की स्किन देखें, तो डॉर्सल साइड की स्किन बेटा ओलिव ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? ओलिव ग्रीन कलर की होती है। जगह जगह पर स्पॉट पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जगह जगह विद डार्क स्पॉट, ब्राउन, डार्क ब्राउन स्पॉट होते हैं इसमें स्किन में। ठीक है। अच्छा, स्किन जो त्वचा होती है, तो डॉर्सल साइड में लिखी। अच्छा, वेंट्रल साइड यहीं पे लिखते हैं। वेंट्रल साइड की अगर त्वचा देखी जाए तो वेंट्रल साइड की बेटा त्वचा पेल येलो होती है, हल्के पीले रंग की होती है। कैसी होती है? पीले रंग की होती है। क्लियर। अच्छा, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन बेटा कैसी होती है? स्लिपरी होती है, चिपचिपी होती है। कैसी होती है? ये स्लिपरी होती है। स्किन जो है ये स्लिपरी होती है, चिपचिपी होती है। म्यूकस को निकालने वाली, चिपचिपा पदार्थ निकालने वाली म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है इसमें। ठीक है। इसकी वजह से त्वचा हमेशा चिपचिपी बनी रहती है। और गीली त्वचा का एक काम है बेटा, अगर त्वचा गीली होगी तो ये रेस्पिरेटरी आर्गन की तरह काम करती है, गैसेस एक्सचेंज करने का काम करती है। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रॉक की, अगर हम इसकी बॉडी को देखें बेटा, इसमें आंखें भी होती, वन पेयर आईज, उभरी हुई आंखें होती हैं, उभरी हुई आंखें होती हैं, वन पेयर आईज होती हैं। और याद रखना, आईज के साथ साथ में आईज विद आईलिड, इसमें आईलिड भी पाए जाते हैं। और बता दें आपको, आईलिड इसमें अपर आईलिड भी होता है, लोअर आईलिड भी होता है, और साथ साथ में इसमें एक और झिल्ली होती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और आपको बता दें, इस मेम्ब्रेन का बड़ा काम है, जब फ्रॉक पानी के अंदर तैरता है तो अपनी आंखें खोले रहता है, और उन आंखों को पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। पानी में अगर कोई गंदगी है तो भी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है और ये आंखों की पुतली के ऊपर, स्केला के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाती है। इस तरीके से ये आई को प्रोटेक्ट करती है जब फ्रॉक पानी के अंदर आंख खोल के तैरता है। क्लियर। ये बता दी मैंने। अच्छा, अब देखते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा, इसके क्या कान भी होते हैं, इसके ईयर्स भी होते हैं, और वन पेयर ईयर्स पाए जाते हैं। क्लियर। और आपको बता दें, इसमें ईयर को रिप्रेजेंट कौन करता है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। ये तो हम लोग पढ़ चुके, रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है। क्लियर। और इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, मिडिल और इनर ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे चल के देखते हैं। अगर हम लोग देखें, इसकी बात करें, अगर हम इसकी बॉडी में, अगर हमने स्किन देख लिया, अब इसके लिम्ब देखते हैं, इसके पैर देखते हैं। अगर इसके लिम्ब देखें बेटा, दो लिम्ब होते हैं, आगे वाले जिनको फॉर लिम्ब कहते हैं, और साथ साथ में पीछे वाले जो लिम्ब होते हैं इनको हाइंड लिम्ब कहते हैं। फॉर लिम्ब में जो उंगलियां होती हैं ये बेटा 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 1 2 3 4, 4 उंगलियां होती हैं। और हाइंड लिम्ब जो होता है, हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां होती हैं। इस तरीके से 5 उंगलियां होती हैं। और हाइंड लिम्ब की जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के बीच में ऐसे जाल पाए जाते हैं, ऐसे वेब पाए जाते हैं। और ये वेब्स जो होते हैं ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब हम बताएं, अगर जो फॉलिंग की बात करें, फॉलिंग में बेटा 4 उंगलियां हैं, और इसकी जो पहली उंगली होती है वो थोड़ी पैड, ये कुशन लाइक होती है। यहाँ पे थोड़ा सा फैटी टिश्यू पाया जाता है, कुशन लाइक होती है। ये कुशन लाइक जो पैड होता है, दिस पैड इज कॉल्ड न्यूपचल पैड। क्या कहते हैं? न्यूपचल पैड कहते हैं। और इसी को हम लोग कापुलेटरी पैड भी कहते हैं। और ये पैड जो होता है, ये उंगली जो होती है, पहली उंगली इसकी कुशन लाइक होती है और कुशन लाइक डिपोजिशन होता है। इसी उंगली को देखा जाए, ये सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में नहीं पाई जाती है। तो याद रखना, ये कापुलेटरी पैड कहाँ होगा? मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल में नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में, याद रखना। अच्छा बताओ बेटा, हाइंड लिम्ब लंबे होते हैं कि फोर लिम्ब? हाइंड लिम्ब इसके लंबे होते हैं, फोर लिम्ब इसके छोटे होते हैं। क्लियर। अच्छा, जब ये खाना खाता है तो ये टंग से इंसेक्ट को पकड़ लेता है।
ठीक है। टंग इसकी आगे जुड़ी होती है, पीछे फ्री होती है। तो जैसे एक इंसेक्ट इसने देखा, इसे टंग को बाहर फेंक दिया और बाहर फेंक दिया, इंसेक्ट को चिपका लिया, चिपका के अंदर ले लिया। इस तरीके से ये भोजन करता है। और आपको बता दें, जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग में एक तो हो गया न्यूट्रल पैड पाई जाती है। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इसमें डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मेल और फीमेल फ्रॉग को आप पहचान सकते हैं। मेल में क्या होता है, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब बरसात का सीजन आता है, तो देखा होगा मेढक चिल्लाते हैं, मेढक आवाज़ कर सकता है। जो ये आवाज़ करता है, ये वोकल सेक्स के द्वारा करता है। याद रखना, मेल्स में वोकल सेक्स पाए जाते हैं और जबकि फीमेल में नहीं होते हैं, ये काम ही नहीं करते हैं। तो जो मेल फ्रॉग है, ये ब्रीडिंग सीजन में आवाज़ देता है, फीमेल फ्रॉग में ये नहीं होता है। क्लियर। मेल फ्रॉग के साथ साथ में न्यूट्रल पैड भी पाई जाती है। इस तरीके से हमने कुछ जनरल मॉर्फोलॉजी फ्रॉग की देखी। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी डॉर्सल सरफेस देख सकते हैं, इसकी वेंट्रल सतह देख सकते हैं। इसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड होती है, इस वजह से स्किन चिपचिपी होती है। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें इसमें, अब एनाटॉमी की बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी क्या होती है। बेटा, बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, बाहरी रूप का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब शरीर के अंदर क्या क्या है, तो शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। चलो इसकी एनाटॉमी देखते हैं। बेटा, जैसी हमारी एनाटॉमी होती है बिल्कुल फ्रॉग की वैसी ही होती है, क्योंकि फ्रॉग भी तो टेट्रापोडा का मेंबर है, फ्रॉग भी तो कारिटा फाइलम को बिलोंग करता है। तो देखते हैं इसकी एनाटॉमी। बेटा, इसकी अगर एनाटॉमी को देखो तो इसमें बढ़िया सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, ठीक है। साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है इसमें, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम भी इसमें होता है अच्छा सा। साथ साथ में नर्वस सिस्टम हमने जो यहाँ लिख ही दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, बढ़िया सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में होता है, ऐसा इसमें भी होता है। अब यहाँ 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और हमारी बॉडी से काफ़ी समानता है इसमें। थोड़ा जो हमारी बॉडी से अंतर है वो यहाँ हम जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर। अगर हम बेटा इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो हमें एक डायग्राम बना के इसको समझना पड़ेगा। अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो कैसा नज़र आएगा, देखते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये इसका हार्ट है। क्या है इसका, ये मान लीजिए हार्ट है। हार्ट में 3, आगे चल के बताएंगे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। इधर क्या है, इधर इस तरीके से लीवर है मान लीजिए, ठीक है। और यहीं से ऐसे पाइप आया, यहाँ पे इस तरीके से इसमें किडनी लगे होते हैं, किडनी होते हैं। और ये जो है किडनी का इनसे ऐसे कनेक्शन होता है, इस तरीके से किडनी का इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा यहीं पे क्या होता है, यहीं पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ऐसी, यहीं पे देखा जाएगा तो यहीं पे ऐसे एक ट्यूब होती है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम लोग देखें यहीं पे एक हम ब्लू कलर यूज करते हैं, यहीं पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से खुल जाता है। ये जो किडनी है बेटा, ये किडनी है ये, और किडनी से गंदी चीज़ें बाहर आती हैं, यूरिन आता है, तो यूरिन और स्पर्म जो आते हैं वो भी यहीं पे ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे इस पे ऐसे खुल जाते हैं आके ऐसे, ठीक है। और यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर होती है। क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होती है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये जो पाइप हैं, ये पाइप भी इसी में खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे खुल जाते हैं। ये वाला भी बेटा खुला है, ये वाला रास्ता भी खुला है। और साथ साथ में यूरिन और स्पर्म लाने वाली नलियाँ भी इसी चैम्बर में ऐसे खुल रही हैं। देखो यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर। इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे आप देखो, अच्छा यहीं पे ऐसे लंग्स लगे होते हैं, इस तरीके से ऐसे लंग्स लगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका किडनी है, इसी किडनी के आसपास यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे फैट बॉडी भी पाए जाते हैं जो रिजर्व फूड को स्टोर करते हैं। आप इस डायग्राम से देखो, यहाँ सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं। बेटा ये क्या है, ये हार्ट है, और इसका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है। साथ साथ में ये क्या है, ये लीवर है,
ठीक है। साथ साथ में ये बेटा ओइसोफेगस है, ये ओइसोफेगस है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, क्या है ये इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, ये क्लोएका है, ये क्लोएका है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और साथ साथ में ये क्या है, किडनी से यूरिन और स्पर्म को लाने वाली नलियां, अगर कोई नली यूरिन और स्पर्म दोनों को लाती है तो इसको कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिन और गैमिट दोनों को लाए, ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब आप देखो बेटा, गंदी चीजें बाहर निकालनी है तो गंदी चीजें बाहर किससे निकलेंगी, गंदी चीजें बाहर यहाँ पे क्लोएका से निकलेंगी। ये जो छेद है, दिस पोर इज कॉल्ड क्लोएकल अपर्चर, क्या कहते हैं, क्लोएकल अपर्चर कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा लगता है हमारे शरीर में मल को बाहर लाने के लिए एनस होता है, यूरिन और स्पर्म को लाने के लिए यूरेथ्रा होती है, क्लियर बेटा। यहाँ पे फ्राग में क्या है, फ्राग में मल भी इसी रास्ते से आएगा, देखो खाना पानी जो डाइजेस्ट होगा वो इसी रास्ते से बाहर निकलेगा, क्योंकि खाना जो मल वाला है ट्यूब वो यहीं पे खुल गया, यूरिन और स्पर्म लाने वाला रास्ता भी यहीं खुल गया, तो यूरिन और स्पर्म भी निकलेगा यहाँ से। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर भी है बेटा, तो इसका मतलब ब्लैडर भी यहीं खुल रही है। अच्छा, जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिन है, ये पहले ब्लैडर में आती है, और ब्लैडर जब भर जाता है तो यहीं से यूरिन निकल के इस क्लोएका से होते हुए बाहर जाती है, ठीक है। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा लगता है ये जो क्लोएका है ये तीनों चीजें बाहर निकालने का काम करेगा। इस क्लोएकल चैम्बर से, क्लोएकल अपर्चर से क्या आएगा, इससे यूरिन भी बाहर आएगा, इससे स्पर्म भी बाहर आएगा, स्पर्म का मतलब गैमीट, और साथ साथ में इससे स्टूल भी बाहर आएगा, स्टूल का मतलब मल। इस तरीके से कॉमन अपर्चर क्लोएकल अपर्चर कहलाता है, क्लियर। अच्छा, अब बेटा देखो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें बेटा, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा यहीं पे बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, देखो ना, ये माउथ से लेकर ओइसोफेगस से लेकर स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और देन फिर इसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोएकल अपर्चर में खुल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, और साथ साथ में ग्लैंड्स भी हैं, और ग्लैंड्स में कौन सी है बेटा, ग्लैंड में लिवर है और पैंक्रियाज है, क्या है, लिवर और पैंक्रियाज हमारी तरह। और बेटा लिवर में क्या बनता है बेटा, लिवर जो होता है ये बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, और ये लिवर से बनने वाला बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, यहीं पे एक पाउच लगी होती है, थैली लगी होती है, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर, जीबी मतलब गाल ब्लैडर। और ये बाइल जूस बनता लिवर में है और गाल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट होता है, बिल्कुल हमारी तरह ही है, ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। और ये बाइल जूस करता क्या है आपको बता दें, ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फैट के डाइजेशन वाले एंजाइम नहीं होते इसमें, लेकिन फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ये हमने लिवर की कहानी बता दी, ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं पैंक्रियाज की कहानी। बेटा पैंक्रियाज जो होता है, इससे जो रस निकलता है इसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इस रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों भोजन के तत्वों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को भी करता है और फैट को भी डाइजेस्ट करता है। ये सारे एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, क्लियर। अच्छा ध्यान देना, ये जो लिवर से निकलने वाला रस है, ये जो पैंक्रियाज से निकलने वाला रस है, वो जाता कहाँ है, ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में लिवर वाला रस भी खुलता है, मतलब बाइल जूस भी इसमें खुलता है, ठीक है। और साथ साथ में इसी इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस भी खिलता है, पैंक्रियाटिक जूस। और याद रखना, जब पैंक्रियाटिक और बाइल जूस जब इंटेस्टाइन में खुल जाते हैं तो इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेढक में, फ्रॉग में फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और एंजाइम कहाँ से आए, आप बताएंगे पैंक्रियाटिक जूस से आए, और पैंक्रियाटिक जूस से, और साथ साथ में बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, क्लियर। अच्छा, अब आपको बताएं स्टमक का क्या काम है। अरे भाई, जैसा हमारा शरीर में स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ पर भी एक एसिड होता है, तेजाब जैसा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, और ये कहीं ना कहीं प्रोटीन डाइजेशन में सपोर्ट करता है, क्लियर। बिल्कुल हमारे ह्यूमन की तरह ही इसका फंक्शन है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है। तो आपको बताएं, जो बेटा डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है,
एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो होती है इसमें बिलाई और माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, जैसा हमारे शरीर में है। अच्छा बताओ बिलाई और माइक्रोबिलाई क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। क्लियर? और सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन आसान होगा। एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का काम जो है ये इजी हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है? और जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना आपने पचा लिया और एब्जॉर्ब किया गया, ये एब्जॉर्ब फूड, ध्यान देना, ये एब्जॉर्ब फूड इंटेस्टाइन से जाएगा लिवर में। अब जो बेटा यहीं पे बताते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है, मान लो ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? यहीं पे हम एक ब्लैक कलर का मार्कर यूज करते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके सबसे पहले जाएगा लिवर में। कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, ये जो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड के द्वारा जो लिवर में जाता है, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? पोर्टल सिस्टम। दिस पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो पोर्टल सिस्टम होता है, दिस पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहीं पे बता देते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है? यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सभी में होता है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान देना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बन गया। इस तरीके से देखा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बिना पचाया भोजन होता है, वो इंटेस्टाइन से रेक्टम में आता है, और रेक्टम, यहीं पे रेक्टम होती है, और रेक्टम से होते हुए सीधे आ जाता है क्लोएकल चेंबर में, और इस क्लोएकल चेंबर से मल जो है बाहर निकल जाता है। जब यहाँ अधिक हो जाता तो बाहर निकल जाता है। ठीक है? अच्छा देखो बेटा, जो यूरिन और स्पर्म है वो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से आएंगे और ब्लैडर में आएंगे, और ब्लैडर जब भर जाएगी तो निकलकर बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है? इस तरीके से यूरिन, मल और गैमीट क्लोएकल अपर्चर से बाहर निकलते हैं। हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्रेम आपके सामने रखा। जैसा हमारे अंदर होता है वैसा इसके अंदर भी होता है। और फ्रॉग कार्निवोर एनिमल है, और जितने कार्निवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल हर्बीवोर से छोटी होती है, 60 होती है। ठीक है? और हर्बीवोर्स में एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अच्छा अब बेटा यहीं पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। किसी करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सांस लेने के लिए मेढक किसका सहारा लेता है? तो रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉग अपनी स्किन का यूज करता है, साथ साथ में लंग्स का भी यूज करता है। और ये बक्कल कैविटी में कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बक्कोफेंजियल गिल स्लिट्स, जिनके माध्यम से ये सांस लेता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। फिर भी चलो देखते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा। इसकी एनाटॉमी में अगर हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें तो बेटा ये स्किन से भी सांस ले सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। साथ साथ में इसके पास 1 पेयर लंग्स भी होते हैं, इनके द्वारा भी सांस लेता है ये। और इसके पास में जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी, इस बक्कल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन का काम करता है। और बेटा बता दें, स्किन के द्वारा सांस कब लेता है ये? जब ये हाइबरनेशन करता है, सर्दियों में जब ये जमीन के अंदर छुपता है जिसको हाइबरनेशन करते हैं, गर्मियों में जब ये एस्टिवेशन करता है। अच्छा गर्मी में हम एसी लगाते हैं तो ए से एस्टिवेशन, गर्मी में हमेशा एस्टिवेशन करेगा, और सर्दी में हीटर लगाते हैं तो विंटर में क्या होगा? हाथ से हीटर, हाथ से हाइबरनेशन। याद करने का तरीका है ये स्किन से सांस लेता है। ठीक है? अगर पूछा जाए जब ये लैंड पर होता है, जमीन पर होता है, तो किसके द्वारा सांस लेता है? जब ये लैंड पर होता है तो तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जब ये लैंड लाइफ जीता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीता है, तो तीनों का इस्तेमाल करता है। क्लियर? और याद रखना, जब अगर हम बात करें अगर हम इसकी बात करें फ्रॉग की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसकी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। अगर इसका सर्कुलेशन देखा जाए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो बेटा इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होता है और साथ साथ में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जो बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें देखा जाए तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें हार्ट होता है, हार्ट के साथ में ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर इसके हार्ट की बात करी जाए तो बेटा इसका हार्ट कितने चैम्बर होता है? इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। आपको यहीं पे बना देते हैं, इसका हार्ट जो होता है
ये 3 चैम्बर होता है। कितना होता है? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होते हैं, एक राइट एट्रिया एक लेफ्ट एट्रिया, और साथ साथ में सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? सिंगल वेंट्रिकल होता है। अगर हम लोग यहीं पे जिक्र करें इसकी बॉडी से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा ब्लड है, नीला नीला ब्लड, यहीं पे हम एक आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। जो बेटा गंदा ब्लड है, ब्लू ब्लड है, वो क्या होता है? वो ब्लड हार्ट के राइट एट्रिया में कहाँ आता है? राइट एट्रिया में आने से पहले एक मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है? मॉडिफिकेशन, एक पाउच जैसी बनाता है, और इस पाउच में पहले खुलता है, फिर ये पाउच राइट एट्रिया में खुलता है। याद रखना, यहाँ पर जितनी भी वेना केवा हैं शरीर से गंदा ब्लड लाती हैं हार्ट की तरफ। ये गंदा ब्लड कहाँ आ रहा है? हार्ट की तरफ आ रहा है।